हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक टू नेक्स्ट इन सोशल साइंस विद साक्षी राठी। सो नाइन्थ क्लास, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर अभी तक इस चैप्टर के वन शॉट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है वीडियो का लिंक, गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, जो टोटली बेस्ड है न्यू एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पे। आपके इस एनसीईआरटी में टोटल 10 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उनको वन बाय वन हम पॉइंट्स बेसिस पे डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किए गए हैं। सो मेक श्योर कि ये आंसर्स का स्क्रीनशॉट ना लेकर, डिस्क्रिप्शन में पूरी पीपीटी भी अवेलेबल है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो एंड ऑल्सो नोट डाउन भी कर सकते हो। सो देर किस बात की, चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पीपल्स वांट्स कीप चेंजिंग ओवर टाइम? हाउ डज दिस अफेक्ट प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी? व्हाई कैन नॉट ऑल आवर वांट्स बी सेटिस्फाइड? ऐसा क्यों है कि हमेशा टाइम के साथ साथ लोगों की नीड्स चेंज होती हैं, लोगों की वांट्स चेंज होती हैं, और ये एक कंट्री की प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करता है? क्या हम सभी की नीड्स को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते? आंसर इज नो, बिकॉज जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है, लाइफ में चेंजेस आते हैं, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे हमारी नीड्स भी चेंज होती चली जाती है। सो अब फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले हम लोग यूज करते थे कीपैड वाला फोन, तो वो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल था। उससे पहले लैंडलाइन, उसकी और ज्यादा कम डिमांड थी। एंड ओवर द टाइम हम देख रहे हैं कि हम शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्टफोन्स पे, आईओएस पे, लैपटॉप्स और आईपैड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टाइम के साथ साथ जो डिमांड है चीजों की, वो भी चेंज हो रही है। ऐसे ही लोगों की वांट्स भी चेंज हो रही हैं। पहले लोग कूलर फैन में रह लेते थे, बट अब गर्मी बढ़ रही है तो एसी चाहिए लोगों को, है ना? तो लोगों की जो जरूरतें हैं वो भी साथ साथ में इंक्रीज हो रही हैं। सो आंसर में देखो, फर्स्ट पॉइंट, वांट्स चेंज विद टाइम। पीपल की जो, लोगों की जो वांट है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। कैसे? किस पे डिपेंड करता है? एज पे, इनकम पे, लाइफस्टाइल पे, टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन एंड फैशन पे। सोसाइटी डेवलप करती है न्यू नीड्स को एंड प्रेफरेंसेस को भी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास अभी ट्रेंडिंग है वेस्टर्न क्लोथ्स, तो लोग वेस्टर्न क्लोथ्स को वियर करना शुरू कर देंगे। अभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट में जो बहुत ट्रेंडिंग हो जाएगा, लोग उसके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन दी प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर स्टडी Producers study consumers' changing wants and produce goods and services accordingly. For example, हम बॉल पेन बनाते हैं, हमारी कंपनी एक बॉल पेन प्रोड्यूस करने की। अब मार्केट में चेंजेस क्या आ रहे हैं कि जेल पेन की डिमांड बढ़ रही है। तो अगर बीइंग अ प्रोड्यूसर, जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने आप को कंपनी और अपने आप को, वो अपने आप को और अपनी कंपनी को अगर लोगों की डिमांड के हिसाब से, वांट के हिसाब से रीशेप नहीं करेगा, तो वो मार्केट से या तो वेनिश ऑफ हो जाएगा या फिर उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी प्रोडक्ट की। थर्ड इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास सारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एक्सेट्रा। तो लिमिटेड कैपिटल के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम किस तरह से ग्रोइंग नीड्स को फुलफिल करें, ग्रोइंग वांट्स को फुलफिल करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसकी वजह से हम सभी की डिमांड्स को एक साथ फुलफिल नहीं कर पाते। अनलिमिटेड वांट्स कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था, बीइंग अ चाइल्ड हमें टॉय चाहिए, देन हम थोड़े से बड़े हो गए हमें साइकिल चाहिए, और बड़े हो गए मोबाइल फोन चाहिए, अब हम थोड़े से और बड़े हो गए हमें स्कूटी, बाइक चाहिए। और टाइम के साथ साथ एज जैसे हमारी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी वांट्स, हमारी डिजायर, हमारी नीड्स भी इंक्रीज होती चली जाती हैं। और ह्यूमन की जो वांट्स हैं, चाह है, वो अनलिमिटेड है। एक चीज को पाते ही दूसरी चीज की डिमांड, दूसरी चीज की इच्छा अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। सो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कीप चेंजिंग। ह्यूमंस की जो नीड्स हैं वो भले ही लिमिटेड हो सकती हैं, और जो वांट्स हैं, जो वो चाह है, उनकी एक इच्छा है कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास ये भी हो, अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो चाहिए, वो अनलिमिटेड है। और ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न में है कि हमें अगर व्हीकल चाहिए तो हमें व्हीकल ही चाहिए, ऐसा नहीं है। कीप्स चेंजिंग, चेंज होता रहता है, आज ये तो कल ये, परसों वो तो कुछ और। ओके, तो ये कैसे कांस्टेंट डिजायर क्रिएट करती है प्रेशर एनवायरनमेंट पे, और क्या इसे फुलफिल करा जा सकता है? और अगर हम फुलफिल करते हैं तो क्या रिसोर्सेज को बैलेंस किया जा सकता है? लेट्स सी।
इंक्रीज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जैसे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स का एग्जाम्पल ले लो, अगर पहले लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे 2-4 गली में किसी एक के घर, फिर आ गए कीपैड वाले फोन, अब हर घर में कम से कम एक कीपैड वाला फोन है। उसके बाद आ गए आपके एंड्रॉइड फोन्स। टाइम के साथ साथ देखा गया कि एक घर में 2 फोन्स आ गए, और अब जब ऑनलाइन हो गया सब कुछ, डिजिटलाइज हो गया सब कुछ, तो घर में अगर 4 मेंबर है तो 4 फोन्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वाईफाई चाहिए, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और लोगों की वांट्स भी इंक्रीज हो रही है, वांट्स के साथ साथ हम रिसोर्सेस को भी ज्यादा यूज कर रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी तो पोल्यूशन तो होगा ही। अब लैंड तो लिमिटेड है ना, इंडिया की टेरिटरी तो लिमिटेड है, पर हमें फैक्ट्री सेटअप करनी है, पॉपुलेशन को घर देना है रहने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है जिसको अभी हम बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप नहीं कर पाए हैं, उसको हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्ट करना शुरू कर देंगे, फॉरेस्टेशन को, उससे इवेंचुअली हमें ही हार्म होना है। थर्ड इज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज करें कि आज की डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। आज तो हम धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, ट्रीज कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। बैलेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं कि हम आज डेवलपमेंट तो करें, आज तो बेटरमेंट पे काम करें, बट आगे आने वाले जनरेशन को उससे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ अ रिसोर्स इन योर रीजन दैट इज स्कार्स बट वेस्टफुली, हाउ कुड इट बी मैनेज बेटर। ऐसे अगर सोचेंगे तो हमारे में बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे कि हमारे रीजन में, हमारे एरिया में, हमारी कंट्री में कुछ रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही उनकी जो क्वांटिटी है वो लो है, बट स्टिल उसको लोग वेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस, हम बहुत सारे चैप्टर्स में इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी ले भी चुके हैं। सो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, अब आप कहोगे मैम 3/4 पार्ट अर्थ का वाटर से कवर्ड है, फिर हम कैसे कह सकते हैं वाटर स्कार्सिटी है। तो बचा बाटी, वाटर स्कार्सिटी इसलिए है बिकॉज हमारी अर्थ भले ही 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है, बट जो फ्रेश वाटर का अमाउंट है ना वो बहुत कम है, अप्रोक्स 2-3%। और 2-3% का भी जो वाटर हमारे पास है वो कुछ तो ग्लेशियर्स में, कुछ आइसबर्ग्स में, और बहुत कम लिक्विड वाटर अवेलेबल है हमारे पास रिवर्स में। क्लियर। सो वाटर की स्कार्सिटी है, फ्रेश वाटर स्कार्सिटी। और वाटर की स्कार्सिटी आप कहोगे मैम ऐसे तो बारिश होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। सो यस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर वाटर को रिन्यूएबल जरूर बनाती है, बट फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है इसके साथ साथ। सेकेंड इज कॉजेज ऑफ वेस्टेज, वाटर को हम वेस्ट करते हैं, लीक कर रहा है आपके घर में कोई टैप, छोड़ दिया कोई बात नहीं, बूंद बूंद तो टपक रहा है, बूंद बूंद तो बह रहा है, बट कभी आप ऐसा करो अपने घर में अगर कोई लीकिंग टैप हो ना, उस टैप के नीचे कोई भी यूटेंसिल बकेट लगा दो ओवरनाइट, और देखोगे सुबह कि कितना पानी वो एक नाइट में वेस्ट कर रहा है, ओवर इरिगेशन करके, पौधों को जरूरत से, क्रॉप्स को जरूरत ज्यादा पानी देकर, अननेसेसरी हाउस होल्ड साफ पानी को वेस्ट करना। बेटर मैनेजमेंट, बहुत सारे तरीकों से हम इसे बेटर कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर आप राजस्थान देखोगे जो एक सेमी एरिड और एरिड रीजन है जहाँ बहुत ड्राई स्पेल होती है, वहां पर वाटर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, टंकास बनाए जाते हैं, पल्लर पानी कहा जाता है उस कॉन्सेप्ट को। पब्लिक अवेयरनेस, वाटर डे, सेव वाटर, सेव एनवायरमेंट, बहुत सारे कैंपेन्स होते रहते हैं स्कूल्स में, सोसाइटीज में, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकें। सो दीज टू आर दी ways to conserve water or to spread awareness about the water scarcity issue. Now, let's move towards the question number 4. Which economic system, market, planned or mixed, do you think gives the most freedom? Which economic system is best suited for promoting innovation and why? Okay. So, हमने 3 types of economic system पढ़े थे, market, planned and the mixed. सो मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल हमने पढ़ा था यूएसए, जहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कम चीजें होती हैं, मोस्टली चीजें
डिमांड पे, सप्लाई पे, मार्केट पे डिपेंड करती हैं। सेकंड हमने पढ़ा था प्लान्ड, दैट एग्जांपल इज नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट प्लान करती है। मिक्स का एग्जांपल हमने पढ़ा था इंडिया, जहाँ पे गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस दोनों ही चीजों को इन्फ्लुएंस करने वाली हैं। सो फ्रीडम इन मार्केट इकोनॉमी, अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी की, तो यहाँ पे फ्रीडम किसको मिल रही है? उन कंट्रीज को, प्रोड्यूसर्स को, जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं कर रही, जहां पे गवर्नमेंट कह रही है अपनी डिमांड देखो, अपनी सप्लाई देखो, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड कर लो। सो मार्केट इकोनॉमी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को फ्री विल देती है, कितना भी परचेज करो, कितना भी सेल करो, कितना भी इन्वेस्ट करो। उसके साथ साथ एनकरेज करती है इनोवेशन को, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं है कि गवर्नमेंट से परमिशन लोगे, गवर्नमेंट अगर फाइनलाइज करेगी, गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन देगी तो ही आप कर सकते हो। रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन, इवन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इट मींस जो अपने न्यू स्टार्टअप्स करते हैं, न्यू आइडियाज लेकर आते हैं मार्केट में, उन्हें इनोवेशन को प्रमोट करती है, फंडिंग करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी जरूरी हैं सो दैट कंज्यूमर को हार्म ना हो, बट स्टिल आप यहाँ देखोगे जो मार्केट इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा इन चीजों को फोस्टर करती है और प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 is based on the economic systems also. So critically examine why pure economic system rarely exist. Pure economic system rarely exist क्यों करता है? हमने 3 इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, पर क्या सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं? बट आंसर इसका सोचने वाला है। सो व्हाई इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंसीडर्ड मोर प्रैक्टिकल? हम मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रैक्टिकल क्यों समझ रहे हैं, जबकि मार्केट इकोनॉमी एंड फिक्स्ड इकोनॉमी में बात करी वो प्लान्ड है, सिस्टमैटिक है, बिल्कुल। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे दोनों का रोल है उसे हम बेटर क्यों कह रहे हैं? लिमिटेशन ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी, अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें जहाँ पे फ्री विल है, जहाँ पे लोगों की मर्जी, प्रोड्यूसर्स की मर्जी, तो प्योर मार्केट इकोनॉमी अगर होगी तो इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, प्रोड्यूसर सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचे, प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, पुअर लोगों के लिए या फिर लो मिडिल क्लास लोगों के लिए गुड्स अवेलेबल ही ना रहे, नेग्लेक्ट हो जाए पब्लिक इश्यूज। लिमिटेशन क्या है प्लान्ड इकोनॉमी की? इट मीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो नॉर्थ कोरिया में है, जहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेने वाला है? गवर्नमेंट। यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से गुड कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन से गुड किस कैटेगरी के प्रोड्यूस होंगे, तो इक्वालिटी तो रहेगी ही नहीं, कंपटीशन नहीं रहेगा, इनोवेटिव आइडियाज नहीं रहेंगे। अगर सबको अलॉट कर दिया जाए, आप इतना गुड प्रोड्यूस करोगे, इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे, सब कुछ फिक्स कर दिया, तो कोई अपने बियॉन्ड दी बॉक्स जाके थिंकिंग को कैसे डेवलप करेगा? अब मिक्स इकोनॉमी सबसे बेटर क्यों मानी जाती है? मिक्स इकोनॉमी कंबाइन करता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इट मींस यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी और गवर्नमेंट भी दोनों ही ग्रोथ और वेलफेयर के लिए काम करेंगे, कंट्री की प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वीकर सेक्शंस को फोस्टर करने के लिए भी। हमारी कंट्री इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री है, जहाँ पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को अपने होल्ड में करा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स भी हों, सो दैट गवर्नमेंट जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो तो कर ही रही है, पर मान लो किसी को और बेटर लेवल की सर्विस चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर भी अब अवेलेबल है। तो पुअर सेक्टर की बात करें, हम पुअर पॉपुलेशन की बात करें, हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी बात करें, तो ऐसे लोग अगर आप देखोगे तो वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज को अवेलेबल कर लें, और जो रिच हैं या अफोर्ड कर सकते हैं बेटर फैसिलिटीज को, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास चले जाएं। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ स्टूडेंट हैज 100 रुपीज, एक स्टूडेंट के पास 100 रुपीज है और उसे चूज करना है कि वो एक नोटबुक परचेज करे या मनी को सेव करे टू बाय टेनिस रैकेट लेटर। ऐसा ही एग्जाम्पल हमने चॉकलेट और आइसक्रीम का पढ़ा था अपने लेसन में, वो यूट्यूब पे पूरी वीडियो है ऑलरेडी। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देखो स्टूडेंट के पास चॉइस है या तो नोटबुक या फिर टेनिस रैकेट, क्या ले? अब यहाँ पे आता है टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीन्स होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इट मीन्स हमें एक चीज को पाने के लिए एक चीज को खोना पड़ेगा। टू गेन वन थिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस द अनदर वन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करना। हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, फर्स्ट इज नोटबुक, सेकंड इज टेनिस रैकेट।
तो हमारे पास दोनों ही जो ऑप्शन है वो अच्छे हैं, पर इन दोनों में से हमें वो ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा जो हमारी नीड को फुलफिल करे उस टाइम की, प्रेजेंट टाइम की, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा वैल्यूएबल हो, और जो उसके अगेंस्ट दूसरा ऑल्टरनेटिव है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज। चॉइस अंडर स्कार्सिटी। अब यहाँ पे स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है कि हमारे पास लिमिटेड मनी है। स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कमी है, लिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड है 100 रुपीज, और दोनों आइटम तो एक टाइम में परचेज नहीं की जा सकती। सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है। अगर नोटबुक परचेज करते हैं तो टेनिस रैकेट सेक्रीफाइस होगा, और अगर टेनिस रैकेट परचेज करते हैं तो नोटबुक सेक्रीफाइस होगी। कंक्लूजन निकल के निकलेगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है, और इकोनॉमिक चॉइसेस डिपेंड करती हैं कि आपको उस प्रेजेंट टाइम पर किस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। सो एक बार दोबारा समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीन्स होता है जहां पे आप 2 बेस्ट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करो। अब आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड, ऑन द प्रेजेंट डिमांड। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको आइसक्रीम भी खानी है, आपको चॉकलेट भी खानी है, यू हैव ओनली 10 रुपीज। सो आप देखोगे कि आपको इस टाइम पर क्या खाना है, चॉकलेट की आइसक्रीम, क्या खा के आपकी यूटिलिटी फुलफिल होगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ऑब्वियसली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं 10 रुपीज, बट चॉइस 2 है, so you have to make a choice, or we can say to get the chocolate you have to sacrifice the ice cream, or we can say to get the ice cream you have to sacrifice the chocolates. So opportunity cost हेल्प करती है 2 ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन द नीड। प्रमोट्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें सिखाता है कि हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सो हम अपनी नीड के हिसाब से परचेजिंग करें, नीड के हिसाब से सामान अवेलेबल करें। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े से ज्यादा हैं, तो हम जो जरूरत नहीं होता ना उसे परचेज कर लेते हैं, और वो वेस्ट जाता है। फॉर एग्जाम्पल फूड के केस में होता है, क्लोथ्स के केस में होता है ना। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें सिखाता है रैशनल कंजम्पशन, और वी कैन से रैशनल स्पेंडिंग, रिड्यूस वेस्टेज। अगर हम रैशनल कंजम्पशन करेंगे, रैशनल यूसेज करेंगे मनी का, तो ऑटोमेटिकली जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। बेटर डिसीजन, हमें जो एक्चुअल में अभी की जरूरत है उसी को हम यूज करने वाले हैं, उसी को हम अवेल करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कैन इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजंस बी मेड विदाउट रिलायबल डेटा। सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ओके, गवर्नमेंट अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग लेवल पे बहुत सारे डिसीजंस लेती है, पॉलिसीज बनाएगी, लॉज बनाएंगी, इंप्लीमेंट करेंगी, पर क्या ये डिसीजंस बिना किसी डेटा इंटरप्रिटेशन के किए जा सकते हैं? आंसर इज अ बिग नो। रीजन, अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हम बैकवर्ड क्लास के लिए कर रहे हैं, पुअर पीपल के लिए कर रहे हैं, विमेन के लिए कर रहे हैं, वर्किंग क्लास के लिए कर रहे हैं, हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये पॉलिसी या ये लॉ मैक्सिमम लेवल पे ज्यादा पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगा? सो इंपॉर्टेंस क्या रिलायबल डेटा की? डेटा हेल्प करता है समझने में कि डिमांड कितनी है, प्राइस कितना है, कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कितनी हो रही है। बेटर प्लानिंग, इट मींस गवर्नमेंट और बिजनेस को हेल्प करता है समझने में कि कौन से गुड्स की डिमांड ज्यादा है, कौन से सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है, सो दैट वो उन्हीं को प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल, एक फार्मर है जो स्टडी करता है मार्केट की डिमांड को कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले। अब उसे पता है कि इस सीजन में ये क्रॉप की डिमांड आएगी, उसने वही क्रॉप ग्रो करी और वही क्रॉप को सेल करा, तो उसने क्या अर्न करा, ह्यूज प्रॉफिट। सो रिलायबल डेटा जरूरी है इफेक्टिव प्लानिंग के लिए एंड सक्सेसफुल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए। Now moving towards the last second question, question number 9. Analyze how a country's present economic choices can shape its long-term future. कंट्री की इकोनॉमिक चॉइसेस कि ये पॉलिसी बनाए, ये रूल रेगुलेशन बनाए, इस तरह के डिसीजन ले, एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, आज का इकोनॉमिक डिसीजन आगे आने वाली ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज कोई भी प्लानिंग इंप्लीमेंट हो रही है, लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को मिलता है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर आज की हमारी प्लानिंग इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी, तो आगे जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट, एजुकेशन में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट,
या गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो आगे वाली जनरेशन को अगर आप देखोगे, कंट्री की इकोनॉमी को आप देखोगे, तो हेल्दी पॉपुलेशन, हेल्दी सिटीजन आपको देखने को मिलेंगे। बेनिफिट टू फ्यूचर जनरेशन, ऑब्वियसली आज को सुधारेंगे तभी तो कल बेहतर मिलेगा। Okay, so moving towards the last question, question number 10. Identify in a news article about a product or commodity where producers decided how much to produce or supply. यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल दिखाना है जहाँ पे बताया जाएगा कि प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, कितना सप्लाई करे, वो सब किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एग्जाम्पल टोमेटो का प्रोडक्शन, न्यूज एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत से न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट करा कि ये रिपोर्टिंग कहती है कि न्यूज जितने भी टमाटो फार्मर्स हैं उनको प्रोडक्शन रिड्यूस कर देनी चाहिए, सो दैट उससे क्या होगा, प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे। रीजन क्या होगा डिसीजन का, फार्मर एक्सपेक्ट करेंगे लोअर प्रॉफिट्स बिकॉज मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो पिछली बार डिमांड कम रहने की वजह से हो सकता है इस साल भी कम रहे, ये सोचते हुए फार्मर्स ने प्रोड्यूस नहीं करा और उसके बाद उनको ये डर था कि हैवी लॉसेस हो जाएंगे। इकोनॉमिक प्रिंसिपल, प्रोडक्शन बेस करती है डिमांड पे, सप्लाई पे और मार्केट प्राइस पे। ये एग्जांपल शो करता है कि प्रोड्यूसर्स कैसे प्रोडक्शन को एडजस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि इस मंथ में, लास्ट ईयर या इस सीजन में कितनी हमारी सेल हुई, प्रोडक्शन हुई और मार्केट प्राइस को हमने सप्लाई किया। आई होप 9th क्लास अभी तक आपको क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो चुके होंगे। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन आंसर्स, इकोनॉमिक्स चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो अभी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो मुझे, उसके टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। एंड वन मोर थिंग, ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे सपोर्ट्स के थ्रू आप आगे आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस और बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ और बेटर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख पाएंगे। बाय बाय।